नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्लास 10th ज्योग्राफी की किताब का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए शुरुआत यहाँ पे कैसे की गई है। शुरुआत की गई है एक फोक पोएम से, एक फोक सॉन्ग बोल सकते हो आप, लेपचा ट्राइब्स का वेस्ट बंगाल में। लेपचा ट्राइब्स कहाँ मिलती हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, नेपाल में ये लेपचा ट्राइब्स पाई जाती हैं। ये लेपचा ट्राइब्स द्वारा लिखा गया एक फोक सॉन्ग है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्लेनेट की। हम अपने इस प्लेनेट में अकेले नहीं हैं, यानी ह्यूमंस अकेले नहीं हैं। बहुत सारे और लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, लिचेंस हैं, ट्रीज हैं जिसमें बनियन ट्रीज भी और अलग तरीके के ट्रीज, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स। तो हमारे चारों तरफ जो भी हमको लैंडस्केप नजर आ रहा है पूरी दुनिया में, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत तगड़ी है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। और हम ह्यूमंस रहते हैं बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ थ्रू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है इकोलॉजिकल सिस्टम में, जिसमें हम एक बहुत छोटे से पार्ट है। और एज अ छोटे से पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम हम काफी हद तक दूसरे पार्ट्स पे डिपेंडेंस हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो आवर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ दिस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। कैसे डिपेंडेंट है इसके एग्जाम्पल दिखा एक यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं जिसको हम ब्रीथ करते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रिक्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट्स पे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये काम करते हैं। फिर जो पानी है, उस पानी को जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो सॉयल है जिस पे हमारा खाना उगता है, इस सॉयल में, इस पानी में, इस हवा में प्लांट्स का, एनिमल्स का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ हद तक एक बहुत बड़ा रोल है। तो कल की डेट में अगर हमारे साथ जो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ना रहें तो हम भी नहीं रह पाएंगे, ये बात तो तय है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का एक बहुत की रोल है हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, क्योंकि फॉरेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और इन फॉरेस्ट पे बाकी लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट के तो कितने यूजेज हैं तो मैंने कई बार पहले आपको एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। पहले मेरी साइंस की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखिए जाके। अगर बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो क्या बोलता है? इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पेशीज, डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। बायोडाइवर्सिटी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा हो, अलग अलग प्रकार की हो, प्लांट स्पेशीज बहुत ज़्यादा हो, अलग अलग प्रकार की हो, ठीक है, वो अपने फॉर्म में, अपने तरीकों में अलग हो, बट अलग अलग स्पेशीज एक दूसरे के साथ मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू इंटरडिपेंडेंट हो, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है दोस्तों। अगर एक एलिमेंट को आप डिस्टर्ब करोगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर बात की जाए फ्लोरा एंड फौना की इंडिया में, तो आप अगर अपने चारों तरफ देखो तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो सिर्फ आपके इलाकों में मिलते हैं, अगर आप पहाड़ों में या फिर अगर आप अंडमान निकोबार जैसी जगह पे रहते हो। इंडिया बायोडाइवर्सिटी में दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है। वास्ट एयर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ओके, मतलब कि जितनी बायोडाइवर्सिटी अभी मिली है, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा अभी हमको और डिस्कवर करनी हो, उससे दुगनी और तिगुनी ज्यादा डिस्कवर करनी हो। और इससे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, किस हद तक एक्सटेंट है, किस हद तक इनकी वैरायटी है, किस हद तक इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, इन रिसोर्सेज का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रयोग है, इसको हमने पहले के एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो जाके देखिए। और ये डाइवर्स फ्लोरा और फौना हमारे डेली लाइफ के साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं कि कभी हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये तो अनलिमिटेड है, ये तो कभी खत्म ही नहीं करेंगे, ये तो हमेशा ही चलते रहेंगे। जबकि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते बहुत सारे लोग कि दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। वो क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट की तरफ जो सेंसिटिविटी है उसको खत्म कर दिया है। वी आर वेरी इनसेंसिबल टुवर्ड्स अवर इन्वायरमेंट, वी आर वेरी मच लेस रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड अवर इन्वायरमेंट, और वो खतरनाक हो सकता है लॉन्ग रन में। एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहा है कि एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट स्पेशीज, तो 10% ऑफ द फ्लोरा थ्रेटेंड लिस्ट में, 20% ऑफ द मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट में। अभी ये थ्रेटेंड लिस्ट क्या है इसके भी ऊपर आता हूं। इनमें से बहुत सारे को क्रिटिकल बताया गया है।
क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब आगे आने वाले समय में जल्दी ऐसा हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, रहे ही ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट्स, ये तो जानवरों के नाम हो गए। प्लांट्स में मधुका इंसिग्नस, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ है ये। फिर हुबर्डिया हेप्टान्यूरॉन, अ स्पेशीज ऑफ ग्रास। तो ये जो स्पेशीज हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, हो सकता है आगे आने 1-2 साल में अगर हमने इनको ठीक तरीके से कंजर्व ना किया तो ये खत्म ही हो जाए। और ये तो हमारे सामने वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी स्पेशीज हैं जो हो सकता है अब तक ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हो और हमको पता भी ना चला हो, और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम देख ना पा रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आप देखोगे वी ओनली टॉक ऑफ लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर एनिमल्स है, मेजर प्लांट्स जिनका हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, वो तो हमको दिखता है कि एक्सटेंट हो रहे हैं, लेकिन उन इंसेक्ट्स का क्या, उन प्लांट्स का क्या जो कि स्मॉल और जो हमको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे, बट वो भी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के हिस्से हैं, वो भी तो खत्म हो रहे हैं। अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो भैया इंडिया में डिफॉरेस्टेशन एक बहुत मेजर स्केल पे हो रहा है। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर की आप बात करो कंट्री में, तो इट इज समवेयर अराउंड 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24.16% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, जिसमें डेंस फॉरेस्ट है 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14%, मैनग्रोव फॉरेस्ट 0.14%। अभी ये क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से 2013 के बाद से लेके 2015 तक 3775 स्क्वायर किलोमीटर के डेंस फॉरेस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स चलाए हैं सरकार ने, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस की हैं, प्लांटेशंस लगाई गई हैं अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है फॉरेस्ट को रिक्यूपरेट करने में। आप देखिए इस फिगर 2.1 में आपको नजर आ रहा है कि कैसे एक जंगल को जला सा दिया गया है, आग सी लगी हुई है। फिर अभी एक क्लासिफिकेशन हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ने एक क्लासिफिकेशन किया है कि भैया जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं और एनिमल स्पेशीज हैं, इनमें जो क्लासिफिकेशन है, एक को बोला गया आपका नॉर्मल स्पेशीज, एक को बोला गया आपका इंडेंजर्ड स्पेशीज, एक को बोला गया वल्नरेबल, एक को रेयर, एक को एंडेमिक और एक को एक्सटिंक्ट। देखते हैं भैया ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस किस हिसाब से किए गए हैं। तो नॉर्मल स्पेशीज में कौन सी स्पेशीज आती हैं जिनकी पॉपुलेशन बोला जा रहा है कि नॉर्मल, हाँ कि भाई ये पॉपुलेशन इनफ है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कि कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पेशीज की बात की जाए तो ये वो स्पेशीज हैं दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इन स्पेशीज का सर्वाइवल दिस इज निगेटेड बाय अ लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स। इन नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इन स्पेशीज की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है। इनके कुछ एग्जांपल हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मकाऊ, संगाई, ब्रो एंटर डियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, IUCN की क्लासिफिकेशन में अगर आप जाओगे ना तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी हैं। इन स्पेसिफिक कंडीशंस को मैंने अपनी पहले के एनवायरमेंट की वीडियोस में कवर किया है और आगे आने वाले समय में भी मैं कवर करूंगा। तो अभी के लिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूं, चूंकि चूंकि मैंने 6th और 7th क्लास और 8th क्लास की ज्योग्राफी में जब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन कवर की तो वीडियो बहुत लंबा समय लग गया आने में। तो 12th क्लास तक मैं इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर अगर वुल्नरेबल स्पेशीज की बात की जाए तो ये वो स्पेशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन उस लेवल तक गिर गई है, ठीक है, कि ये आगे आने वाले समय में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती हैं अगर निगेटिव फ्यूचर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन्स आती हैं। रेयर स्पेशीज की बात की जाए तो ये वो स्पेशीज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और थोड़े भी नेगेटिव फैक्टर्स अगर ऑपरेट करते हैं, इनके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी। इनके एग्जाम्पल्स हैं हिमालयन ब्रो, ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। फिर एंडेमिक स्पेशीज की बात की जाए, ये वो स्पेशीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में पाई जाती हैं और ये उसी इलाके में पाई जाती हैं। तो किसी नेचुरल बैरियर की वजह से या किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से ये स्पेशीज अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाई, उस इलाके में समिट के रह गई, जैसे निकोबार पिजन, जैसे अंडमान टील। अभी निकोबार पिजन तो केवल निकोबार में मिलेगा, क्योंकि अगर उसको किसी और जगह पे जाना है तो पूरा का पूरा अंडमान से ही क्रॉस करके थाईलैंड पहुंचना पड़ेगा या पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके इंडिया पहुंचना पड़ेगा। तो एक बहुत नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर है इसके सामने, इसलिए निकोबार पिजन इज
आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्टेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसी तरीके से अंडमान का वाइल्ड पिट, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसी बहुत सी स्पेशीज है जो नेचुरल बैरियर्स की वजह से, जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से और कुछ वजहों से इंडेमिक हो जाती हैं, यानी वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की होती हैं और वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगहों पर पाई जाती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। फिर एक्सटिंक्ट स्पेशीज की बात की जाए, ये वो स्पेशीज है जो अब गायब हो चुकी हैं, ये ढूंढने से नहीं मिल सकती। तो इन स्पेशीज की ज्योग्राफिकल मेकअप, इन स्पेशीज के फिजिकल मेकअप के हिसाब से अगर ये पता भी किया जाए कि भैया ये किस तरीके के एनवायरनमेंट में मिलेंगी, उस एनवायरनमेंट में जाके इनको ढूंढा जाए और ये ना मिले, तो कहने का मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ना ये किसी लोकल एरिया में है, ना रीजन में, ना कंट्री में, ना कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देख लीजिए। आप अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो दोस्तों, तो आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा। जैसे कि लोअर रिस्क में आपको दिख जाएगा LC यानी कि लीस्ट कंसर्न, NT नियर थ्रेटेंड, CD कंजर्वेशन डिपेंडेंट, ये लोअर रिस्क स्पेशीज हैं। फिर आप थ्रेटेंड में घुसते हो तो सबसे पहले थ्रेटेंड में लेवल आता है वल्नरेबल VU, फिर आता है इंडेंजर्ड EN, फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं CR, और फिर जब आप एक्सटिंक्ट में पहुंचते हो तो आता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड जिसको बोलते हो आप EW, और फिर फाइनली एक्सटिंक्ट। तो LC, NT, CD, फिर VU, EN, CR, फिर EW, EX। अगर ये एक फ्लो चार्ट की तरह आप किसी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में कोड कर देते हो जहां पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पूछा गया है, तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उनसे लगेगा कि हाँ भाई, इस तरीके के फिगर से उनको लगेगा कि हाँ भाई IUCN के क्लासिफिकेशन को इस बंदे ने ठीक से पढ़ा है। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो कभी आपके नॉलेज की डेप्थ को एसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर के लिए, लेकिन जब आप इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बना देते हो तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाता है। तो और इस तरीके के फ्लो चार्ट आप केवल ये यूपीएससी के एग्जाम्स में नहीं, आप ऐसे में या फिर अपने जो भी 10th 12th वगैरह के जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं एशियाटिक चीता की। एशियाटिक चीता दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है जिसका नाम है एसिनोनिक्स जुबैंटस। ये एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का। 112 प्रति किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। कभी कभी इसको लेपर्ड के साथ ये कंफ्यूज कर लिया जाता है, लेकिन चीता अलग है, लेपर्ड अलग है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑन द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। दिखाता हूं मैं आपको ये। इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड पे आपको चीता दिख रहा है, राइट साइड पे आपको लेपर्ड दिख रहा है। अभी चीता की आंख से देखिए काली रंग की लाइन निकल रही जो उसके मुंह तक जा रही है, ऐसा लेपर्ड में नहीं है। लेफ्ट साइड में जो आपको चीता नजर आ रहा है ना, उसकी आंख से काली रंग की नाइफ निकल रही है, दोनों तरफ निकल रही है, दोनों आंख से काली रंग की ये लाइन निकल रही है और मुंह तक जा रही है। ये एक फीचर होता है जो बताता है कि हाँ भाई ये जानवर चीता है, और ये चीज आपको प्रॉपरली विजिबली लेपर्ड में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश करता है चीता और लेपर्ड के बीच में। ठीक है, आप देखोगे 20th सेंचुरी से पहले चीता दे वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। अब आप देखोगे कि एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन इन अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। इस स्पेशीज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में 1952 में। फिर व्हाट आर द नेगेटिव फीचर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसको देखेंगे। If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। धीरे धीरे हमने अपने लाइफ का जो रहने का तरीका है उसकी वजह से नेचर को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट किया है, जिससे हम सीधे सीधे रिसोर्स को डायरेक्टली भी निकालते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनडायरेक्टली भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि पेड़ों से वुड का बार्क, लीव्स, रबड़, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर। अब कहीं ना कहीं रबड़ को, ठीक है ना, बार्क को, वुड को पेपर बनाने में प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, तो आप ट्री का एक्सप्लॉइटेशन करते हो। जंगलों में बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनका आप बहुत बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइटेशन करते हो, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने के कगार पे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, some of our environmental activists say the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried out through the ironically termed enrichment plantation, in which a singly commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated। जैसे कॉलोनियल कल्चर के दौरान आप देखोगे साउथ इंडिया में टीक मोनोकल्चर फैलाया गया, हिमालयाज में चीर पाइन की प्लांटेशंस फैलाई गई। अभी इन प्लांटेशंस ने पूरी की पूरी जगह को मोनोपलाइज कर दिया और हिमालयन ओक को कम कर दिया, रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को कम कर दिया। हालांकि मैं जो चीज आपको बता रहा था
वो दूसरी है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के लिए इतना ज्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया गया है कि वो खत्म होने पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू करके एक ट्री है जिसको टैक्सिस वॉलाचियाना भी बोला जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिलता है। इससे एक केमिकल कंपाउंड निकलता है टैक्सोल नाम का, जो कि इसके बाग से निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसके नीडल्स, ट्विग्स और रूट्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इनसे बनाया क्या जाता है, इनसे कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाए जाते हैं जो कुछ कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अभी जब इस स्पेशीज का इतना स्पेसिफिक मेडिकल यूजेज निकला तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा। और आप देखोगे लास्ट 10 सालों में थाउजेंड्स ऑफ यू ट्यूब्स सूख गए हैं, काट दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो यू ट्रीज हैं, इनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कि अब ये खत्म होने के कगार पे आ गए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने वुड, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर के लिए इस हद तक हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है कि नेचर में इन सब चीजों का बैलेंस बिगड़ गया है। हमने अपनी फॉरेस्ट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। बहुत ज्यादा डैमेज किया गया इंडियन फॉरेस्ट को कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो जब रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था तो रेलवेज के एक्सपेंशन के लिए बहुत हैवी मात्रा में पेड़ों को काटा गया। अगर कोई रेलवे जंगल से निकल गई है तो जंगल को काट दिया गया। एग्रीकल्चर के लिए खराब किया गया, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज, कहीं खुदाई करनी है तो पूरे के पूरे जंगल साफ हो गए। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए हमारे जंगलों को डिस्टर्ब किया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद भैया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों की फूड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। उसके लिए जगह चाहिए जहां पे क्रॉप्स वगैरह उगाई जा सके, उसके लिए पेड़ों को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, 1951 से लेकर 1980 के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया पूरे देश में। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो झुम कल्टीवेशन है, एंशिएंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, लडांग, बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। फिर आगे बात करें भैया, दुनिया भर में और इंडिया में खासकर लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी एग्रीकल्चर को और हमारे फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फर्क पड़ा है। 1951 से हम देखते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश इसका एक एग्जाम्पल है। 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इसमें डूबे हैं। माइनिंग की वजह से भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, वो डोलोमाइट माइनिंग की वजह से एकदम थ्रेटेंड है, बर्बाद सा हो गया, जिसके चलते बहुत सारी स्पेशीज के जो नेचुरल हैबिटाट है उनको ब्लॉक कर दिया गया। इन नेचुरल हैबिटाट्स के थ्रू बहुत सारे स्पेशीज के माइग्रेशन रूट्स थे, जैसे कि ग्रेट एलिफेंट। अभी देखिए, एलिफेंट जैसी स्पेशीज, टाइगर जैसी स्पेशीज, वो एक जगह में सीमित नहीं रहती हैं, वो लगातार दे आर ऑन द मूव। तो अब वो ऑन द मूव है तो वो इन्हीं इलाकों से निकलेंगे। अभी जब इन इलाकों से निकलेंगे, इन इलाकों में तो आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है, काट के रख दिया है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स चला दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनके माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, नेचुरल हैबिटाट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, तो ये मर ही जाएंगे। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है ग्रेजिंग को और फ्यूल वुड कलेक्शन को। तो भैया फ्यूल वुड के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ये जो चरवाहे अपने कैटल्स को ग्रेजिंग कराते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लेकिन ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल फॉडर डिमांड के लिए पूरे के पूरे पेड़ काटने की जरूरत नहीं होती। आप पेड़ की टहनियां, कुछ ब्रांचेस काट दो तो उससे फ्यूल फॉडर डिमांड पूरा हो जाता है और वो पेड़ फिर से रिकुपरेट कर लेता है। लेकिन जब आपके हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब माइनिंग जैसे पूरे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो पूरा का पूरा पेड़, पूरे के पूरे जंगल उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, जहां पे कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट थे, प्रोडक्ट्स थे, मिनरल्स थे, अदर रिसोर्सेज थे, वो इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी के एक्सपेंशन की वजह से बहुत तेजी से डिंडल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, और इसका बहुत लंबा इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये इफेक्ट इमीडिएट टर्म्स में भी देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म्स में देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। आप देखें, मॉइज्म, ये जो मॉइस्ट एक्टिविटी हो रही है पूरे देश भर में, ठीक है ना, हमारे देश के लोगों ने हमारे सरकार के अगेंस्ट जो हथियार उठा लिए हैं, क्यों हथियार लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्राइबल्स हैं जिनके इलाकों को काट दिया, जिनके हैबिटाट को छीन लिया, ठीक है ना, उनकी जगहों को छीन लिया, उनको शोषण किया, तो इसलिए वो उन्होंने हथियार उठा लिया। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन के भी उभरता है। फिर और भी बहुत से कारण हैं।
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये सब ने इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को घटाने में एक मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉज है अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोला गया है, मतलब दुनिया भर में अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बहस को सुनोगे तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरीके की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलप्ड उसमें नहीं आई हैं, इन कंट्रीज में जो ओवर पॉपुलेशन है उनको वजह माना गया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। लेकिन ये फैक्टर गलत हो जाता है अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स को देखो कि एक एवरेज अमेरिकन 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एक एवरेज सोमालियन से। फिर अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के जो 5% रिचेस्ट लोग हैं ना, वो जितने रिसोर्सेस को कंज्यूम करते हैं और जितना ज्यादा इकोलॉजी को डैमेज करते हैं, वो जो हमारे पुअरेस्ट 25% उससे बहुत ज्यादा है। यानी इंडिया के जो टॉप के 5% रिचेस हैं, वो जितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, जितना इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है उन रिसोर्सेज कंजम्पशन के, उन इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाने के जो पुअरेस्ट 25% पहुंचा रहे हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करो तो भैया जो 5% रिच है उनको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिच इज ऑलवेज राइट, रिच रिसोर्स कंजम्पशन करता है, इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है, तब भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। और ब्रंट किसके ऊपर आता है? पुअर के ऊपर आता है। तो जंगल साफ करोगे तो ट्राइबल्स को उठा के आप बाहर फेंक दोगे, ठीक है ना, उनको ठीक से नौकरी नहीं दोगे, अर्बन स्लम्स में घुसेड़ दोगे, तो कोरोना होगा तो सबसे पहले वो अफेक्ट होंगे। तो इस तरीके की चीजें पुअर्स के साथ होती हैं, रिच के साथ तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा रखी हैं, ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी इन मुखाली नियर साइलेंट वैली। बताइए साइलेंट वैली कौन से स्टेट में? ट्राइबल वुमन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन फोक। तो इन फोटोज को आपको देख के लगेगा कि कैसे एनवायरमेंटल के साथ हमारे देश के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सीधे सीधे इन्वॉल्व है। और अगर आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो अर्बन इलाकों में जो रिच बैठे हैं उनको तो कम फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इन गरीब लोगों को, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट पे सीधे सीधे डिपेंडेंट है। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।